কোনো কাজ করে না। যদি আগের বারেও কেউ বিজেপিকে ভোট দিয়ে থাকেন, এবারে অন্তত দেবেন না দয়া করে। তৃণমূল বিজেপি চোখে দেখতে সর্ষের ফুল, বিজেপিকে করতে হবে নির্মূল। এবার বদল নয়, गणतंत्र बदला चाहिए। इतिहास के पन्नों से निकलकर सियासत के गलियारों तक कोलकाता सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि बंगाल की सत्ता का प्रवेश द्वार है। इसे सिटी ऑफ जॉय कहते हैं। जॉय से ज्यादा जोश और जंग का शोर है। कहीं गूंज रहा खेला हो बेगाना, तो कहीं सोनार बांग्ला का किनारा है। তাহলে সব সিটে সমস্ত রকম চক্রান্ত ব্যর্থ করে এবার কিন্তু তৃণমূলকে ভোট দিতে হবে। एक तरफ ममता की साख है तो दूसरी तरफ शाह की बिछी विसाख। क्योंकि कोलकाता की 17 सीटें ही तय करती हैं कि किसके सिर जीत का ताज होगा और किसका राज होगा। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और मैं पहुंच चुकी हूं द सिटी ऑफ जॉय यानी कोलकाता। और बात शुरू करें उससे पहले मैं दिखा दूं कि मैं खड़ी हूं विक्टोरिया मेमोरियल पर। इतिहास कोलकाता का पूरा यहाँ गवाह है, आजादी से लेकर आज तक जो कुछ हुआ। तो आज हम कोलकाता की उन 17 सीटों की बात करेंगे। दरअसल देखिए, कोलकाता जो है 11 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 2021 में एक पर भी खाता नहीं खोला था और यही बनाती है कोलकाता को रोचक। और सही मायने में बंगाल की राजनीति भी कोलकाता तय करती है। इसीलिए मैं आज आपको डिकोड करूंगी कि जो ग्रेटर कोलकाता की 17 सीट्स हैं वो क्या कहती हैं और आने वाले जो दूसरा चरण का चुनाव है उस दिन इन सीटों का क्या रुख रहेगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि यही वो सीटें हैं जो कोलकाता की सियासत को तय करती हैं। अच्छा, पहला चरण हो चुका है और पहले चरण की बड़ा हुआ जो मतदान है उसका प्रभाव दूसरे चरण में भी देखने को मिल रहा है। और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने और खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अभेद्य किला है, तो अमित शाह ने उसे तोड़ने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी। तो वहीं ममता बनर्जी ने इस किले को बचाने के लिए अपनी साख दांव पे लगा दी। तो बड़ा रोचक है कोलकाता का गेम, क्योंकि कोलकाता की ये 17 सीटें ये फिर से तय करेंगी कि कौन होगा जो सियासत की कुर्सी पर बैठेगा। राइटर्स बिल्डिंग में क्या लाल झंडा वापस आएगा, भगवा झंडा आएगा, या एक बार फिर से जो फूलों का जोड़ा है वो लौट कर आएगा। तो आज कोलकाता की सीटों की ABCD बताऊंगी मैं, तो चलिए मेरे साथ। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की 17 विधानसभा सीटें सत्ता का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखती हैं। ममता बनर्जी ने 2021 में कोलकाता की इन्हीं सीटों के जरिए बीजेपी का गेम बदल दिया था। लेकिन इस बार क्या टीएमसी पहले की तरह नतीजे दोहरा पाएगी या फिर बीजेपी करेगी खेला? सबसे पहले आपको कोलकाता और उसके आसपास की 17 विधानसभा सीटें दिखाते हैं। काशीपुर बेलगाछिया, श्यामपुकुर, जोरासांको, मनिकतला, बेलेघाटा, इंटाली, चौरंगी, कोलकाता पोर्ट, भवानीपुर, रास बिहारी, बालीगंज।
अब आपको दक्षिण 24 परगना जिले की ऐसी विधानसभा सीटों के बारे में बताते हैं जो भौगोलिक रूप से दक्षिण 24 परगना जिले में है, लेकिन जीवन शैली, शहर से जुड़ाव और वोटिंग पैटर्न की वजह से कोलकाता शहर का हिस्सा मानी जाती है। इनमें है मेटिया ब्रुज, बेहालापुर, बेहाला पश्चिम, टॉलीगंज, जादवपुर और कस्बा। मतलब कोलकाता की 11 सीटें और साउथ 24 परगना जिले की 6 सीटें मिलाकर जब कुल 17 सीटों का रूप लेती हैं, तो यही 17 सीटें मिलकर बंगाल की राजनीति की दिशा तय करती हुई दिखाई देती हैं और इन्हीं के रुझान से सत्ता तक पहुंचने का रास्ता साफ होता हुआ नजर आता है। कलकत्ता जिले की 11 सीटें और साउथ 24 परगना की 6 सीटें जो कि अर्बन सीटें मानी जाती हैं, शहरी सीटें, यानी मेटिया बुर्ज से लेकर टॉलीगंज तक। मानो ये वो इलाके हैं जो कि बंगाल की आत्मा जहां पर बसती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ के समीकरण बड़े आसान दिखते हैं, लेकिन आसान है नहीं। और ये 17 सीटें बीजेपी हो या टीएमसी, दोनों के लिए करो या मरो की लड़ाई है। लेकिन इन 17 सीटों में एक जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है, जहां पर सबकी नजर टिकी हुई है, वो है भवानीपुर। ममता दीदी का गढ़, टीएमसी का गढ़। और शायद इसीलिए खुद भारतीय जनता पार्टी ने अपने कद्दावर नेता स्ट्रैटेजिकली वहां पर उतारे हैं। 6 महीने से घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन वहां पर किया जा रहा है। और शुवेंदु अधिकारी को उतारना, क्योंकि पिछली बार जो नतीजा शुवेंदु अधिकारी और ममता दीदी के सामने आया, बीजेपी उसे दोहराना चाहती है। बीजेपी के एक बड़े नेता ने ऑफ रिकॉर्ड ये कहा कि ममता दीदी ने गलत किया, एक सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। अब बीजेपी के अंदर एक तरफ तो पूरा बंगाल और उसके चुनाव है और दूसरी तरफ ममता दीदी की सीट है, और बीजेपी चाहती है कि ममता दीदी को उन्हीं की सीट पर, उन्हीं के गढ़ पे चुनौती दी जाए। और शायद अमित शाह से लेकर सब लोग इस सीट पर स्ट्रैटेजिकली लगे हुए हैं। इसीलिए एक तरफ तो बंगाल जीतता है और एक तरफ सिर्फ भवानीपुर जीत रहा है, क्योंकि बीजेपी के लिए भवानीपुर जीतना ऐसा होगा जैसे बंगाल विजय हो गया। कोलकाता की गलियां, सियासत की थलियां और वोटों की वो 17 फलियां, ये सिर्फ सीटें नहीं, पश्चिम बंगाल की सियासत का दिल है। আমরাই জিতবো এই 26 সালে, আগের বারের থেকেও তৃণমূল আরো বেশি সিট পাবে, এটা মাথায় রাখুন। এটা उत्तर में कोलकाता की 11 और दक्षिण 24 परगना की वो 6 शहरी जमीनें, जहां की आबो हवा में इंकलाब और दीदी की गूंज बराबर सुनाई देती रही है, लेकिन 2026 की इस बिसात पर चालें पुरानी हैं और इरादे खतरनाक हैं। 11 সালে বলেছিলাম বদলা নয় বদল চাই, এবার বলে যাচ্ছি বদল নয় বদলা চাই, ভোটের বাক্সে বদলা চাই। मेटिया ब्रुज की तंग गलियों से लेकर टॉलीगंज के फिल्मी ग्लैमर तक मुकाबला सिर्फ हार जीत का नहीं, बल्कि वजूद और वर्चस्व का है। लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में कोलकाता की 11 सीटों में से कुछ सीटों का आपको समीकरण दिखाते हैं। कोलकाता पोर्ट की बात करें तो विधानसभा चुनाव 2021 में यहां टीएमसी को 69.23 वोटों के साथ जीत मिली, तो बीजेपी 24.26 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रह गई। भवानीपुर विधानसभा में भी टीएमसी 71.9% के बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करने में कामयाब रही, जबकि बीजेपी 22.29% वोट ही हासिल कर सकी। रास बिहारी विधानसभा में 2021 में टीएमसी 52.79% वोट के साथ जीत दर्ज करने में कामयाब रही, बीजेपी को 35.59% वोट मिले। पालीगंज विधानसभा की बात करें तो 2021 के चुनाव में यहां टीएमसी को 49.69% के साथ जीत मिली और बीजेपी को 30.06% वोट मिले। चौरंगी विधानसभा में भी टीएमसी को 62.87% वोटों के साथ जीत नसीब हुई और बीजेपी को 22.2% वोट मिले। इंटाली विधानसभा में टीएमसी को 64.83% वोट के साथ जीत मिली और बीजेपी 27.7% पर रह गई। अगर बात भवानीपुर विधानसभा की करें तो बीजेपी के लिए भवानीपुर सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि मान और मर्यादा का प्रश्न। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की रणनीति और संगठन की शक्ति ने भवानीपुर को चुनावी कुरुक्षेत्र बना दिया है। बीजेपी का मानना है कि अगर दीदी को उनके घर में घेरा
तो पूरे बंगाल में भगवा लहराने का रास्ता सुनहरा होगा। तो ममता दीदी के लिए भवानीपुर करो या मरो जैसी स्थिति में है। बीजेपी 2021 वाला रिजल्ट भवानीपुर में दोहराना चाहती है, तो दीदी उपचुनाव की जीत को फिर बचाना चाहती है। স্বস্তি দাও, শক্তি দাও, ভক্তি দাও, সংকট থেকে মুক্তি দাও। दरअसल जिस नंदीग्राम ने ममता दीदी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया था, उसी नंदीग्राम में बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी ने दीदी को कड़ी टक्कर दी और नंदीग्राम की जमीन दीदी के पैरों से खिसक गई। पूरी दुनिया देखती रही। इस सीट से 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को 1,08,808 वोट मिले और उनका वोटिंग परसेंटेज था 47.64। तो सुवेंदु अधिकारी को 1,10,764 वोट मिले और उन्होंने 48.49% के साथ बाजी मार दी। ममता बनर्जी करीब 1,956 वोटों से चुनाव हार गई। खैर, 2021 में बंगाल की जनता ने टीएमसी को पसंद किया। ममता बनर्जी ने भवानीपुर से उपचुनाव लड़ा और जीत गईं। आपको भवानीपुर विधानसभा का जातीय समीकरण समझाते हैं। भवानीपुर में कायस्थों की संख्या 26.2% है, मारवाड़ी 10.4%, ब्राह्मण 7.6% और मुस्लिम 24.5%। पूर्वी भारत के प्रवासी यहाँ 14.9% हैं और अन्य की संख्या 14.4% है। कहा जाता है कि भवानीपुर में धर्म के नाम पर भी वोटों का ध्रुवीकरण होता है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि भवानीपुर में किस समुदाय के कितने प्रतिशत वोट हैं। इनमें बंगाली हिंदू 42%, गैर बंगाली हिंदू 34% और मुस्लिम 24%। यही वजह है कि इस बार भी बैटल ऑफ बंगाल का सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र भवानीपुर बन चुका है। टीएमसी के लिए ये 17 सीटें उनकी अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि ये 17 सीटें टीएमसी का गढ़ है और अगर यहां पर सेंध लगती है तो इसका मतलब होगा कि टीएमसी के जो अर्बन वोटर हैं वो खिसक जाएंगे और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक टीएमसी के लिए होगा। और भवानीपुर की अगर बात कर लें या रासबिहारी विधानसभा की बात कर लें तो वहां पर ममता दीदी की लक्ष्मी भंडार योजना बहुत कारगर साबित हुई है। घर घर में उसकी बात होती है और उसके अलावा भी ममता दीदी यहाँ पर फ्लाईओवर के मुद्दे पर वोट मांगती हैं, मेट्रो के मुद्दे पर वोट मांगती हैं, सौंदर्यीकरण के ऊपर वोट मांग रही हैं। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर ममता दीदी ये चाहती हैं कि उनकी जो योजनाएं हैं उसका इम्पैक्ट जो आता रहा है वो आए। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये 17 सीटें अग्नि परीक्षा है। पिछली बार 11 सीटों में खाता नहीं खुला था, तो इस बार अपना जनाधार और वोट और नंबर बढ़ाने के लिए बीजेपी के लिए ये 17 सीटें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीजेपी ये कहती है कि बंगाल तब तक नहीं बदलेगा जब तक कोलकाता नहीं बदलेगा। और इसलिए बीजेपी ने स्ट्रेटेजाइज किया उसका जो सबसे पुराना नुस्खा कि अर्बन वोटर को और वो भी मिडिल क्लास वोटर को अपनी तरफ खींचा जाए। वो कैसे? 2 तरीके से, एक भ्रष्टाचार की बात बार बार करके और दूसरा आरजीकर मुद्दे को लेकर। वो चाहते हैं कि मिडिल क्लास का जो तबका है वो इन मुद्दों पर बीजेपी के साथ आए, इन मुद्दों के विरोध में बीजेपी के साथ आए। और वहीं और भी तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर बीजेपी चाहती है कि धीरे धीरे मिडिल क्लास की जगह सेंधमारी हो। बीजेपी जादवपुर जो एक विधानसभा सीट है, इसके अलावा अन्य जो और विधानसभा सीट है वहां पर जो यूथ है उनको भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। और वो ये कह रही है कि जो भर्ती घोटाला हुआ या फिर बेरोजगारी है उसके मुद्दे पर बीजेपी उनको अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। ये कांटे की लड़ाई इन 17 सीटों का, और यही 17 सीट ये तय करेंगी कि सत्ता किसके जेब में आने वाली है। आप भाजपा सरकार बना दीजिए, मैं आपको वादा करता हूं 5 तारीख के बाद 7 बजे छोड़ दीजिए, 1 बजे छोटी बच्ची भी निकलेगी ना, कोई गुंडा नजर उठाकर नहीं। कोलकाता की ये 17 सीटें ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि टीएमसी के अस्तित्व की सबसे बड़ी ढाल है। काली घाट से उठने वाली हुंकार अगर इन गलियों में कमजोर पड़ी तो संदेश दूर तलक जाएगा कि दीदी का शहरी तिलिस्म अब टूट रहा है। এবার বলে যাচ্ছি
বদল নয় বদলা চাই, ভোটের বাক্সে বদলা চাই। टीएमसी के लिए ये साख की लड़ाई है तो बीजेपी के लिए ये सत्ता की वो अग्नि परीक्षा है जिसे पार किए बिना बंगाल में नई फसल काटने का सपना दूर हो जाए। बीजेपी की नजर इस बार उस क्षितिज आक्रोश पर है जो जादवपुर की हवाओं और बेहाला की सड़कों पर तैर रहा है। भर्ती घोटाला और बेरोजगारी, बीजेपी इन दो हथियारों से मध्यम वर्ग और नौजवानों को साध रही है। अमित शाह की रणनीति इन मुद्दों को वोट में तब्दील करने में लगी है। पिछली बार जहां 11 सीटों पर बीजेपी का 0 स्कोर था, वहां इस बार हीरो बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। भवानीपुर से लेकर रास बिहारी तक टीएमसी का भरोसा अपनी लोक लुभावन योजनाओं पर है। मतलब ममता दीदी अपनी योजनाओं पर जनता से वोट मांग रही हैं। लक्ष्मी भंडार की ताकत और विकास का वो रिपोर्ट कार्ड जिसमें फ्लाईओवर, मेट्रो और चमचमाता शहर है। दीदी का मानना है कि कोलकाता का सौंदर्य उनकी देन है, लेकिन विपक्ष के पास सवालों की वो फहरिस्त है जो इस बार सीधे मध्यम वर्ग के घर का दरवाजा खटखटा रही है। अमित शाह का ये मानना है कि बंगाल की जीत का रास्ता कोलकाता की गलियों से होकर गुजरता है, और वहीं ममता बनर्जी का ये दावा है कि कलकत्ता के लोग बाहर के लोगों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो अब एक यक्ष प्रश्न है कि क्या कोलकाता की ये 17 सीटें ममता दीदी का सुरक्षा कवच बनेंगी या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता की चाबी बनेंगी? क्योंकि मैं आपको 2021 के अगर आंकड़े बताऊं तो ये 17 सीटें जो थी इस पर ममता दीदी ने क्लीन स्वीप किया था, क्लीन स्वीप। तो घूम फिरकर ये सवाल है कि क्या इस बार 2026 का समीकरण बदल रहा है? क्या भाजपा पूरी कोशिश कर रही है कि 2026 में यहां के समीकरण में खेला कर दिया जाए? और ये इसलिए क्योंकि बीजेपी ने कोलकाता की 17 सीटों पर अलग अलग समीकरण बिठाए। और आपको बता दें कि खास तौर पर कोलकाता में जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो गुजरात से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, जो बंगाल के बाहर से हैं लेकिन 55 साल 45 साल दशकों से उनके पूर्वजों से वो यहां रह रहे हैं, उनको कोशिश की है अपने पाले में लाने की। और शायद वो आसान था। यहां पर जितने बिहारी हैं, जितने राजस्थान के मारवाड़ी हैं, सबको डोर टू डोर कैंपेन के साथ टच किया और हिम्मत दी है कि एक बार बदलाव के लिए कोशिश कीजिए। और उसका एक प्रमाण यह है कि जो पहले फेज में बम्पर वोटिंग हुई उसने साइलेंट वोटर जो कि परिवर्तन चाहता है उसको एक हिम्मत दी है वोट करने की। तो घूम फिरकर सवाल यही है कि क्या इन 17 सीटों का समीकरण भाजपा बदल पाएगी या ममता दीदी का जादू बरकरार रहेगा? रोशनी चाँद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत जोड़ा फूल से होता है और किसी से नहीं। जिस कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहते हैं, वो कोलकाता इस वक्त सिटी ऑफ वॉर बन चुका है। आने वाला है 5 तारीख के बाद बंगाल में किसी को 4 शादी करने की छुट्टी नहीं होगी। सियासत के धुरंधर जानते हैं कि सत्ता की सीढ़ी कोलकाता की इन्हीं पथरीली गलियों से गुजरती है, लेकिन दूसरी तरफ काली घाट की अग्निपुत्री ममता दीदी का अटूट दावा है कि ये गलियां बाहरी लोगों के लिए बंद हैं। 2021 में इन 17 सीटों पर दीदी ने क्लीन स्वीप कर अभेद्य दीवार खड़ी की थी, लेकिन 2026 की हवा कुछ और ही बयां कर रही है। इस बार बीजेपी ने खेला करने के लिए बिसात नहीं बल्कि सीधे दिल और दिमाग पर चोट की है। दीदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कोलकाता के वो बड़े बिजनेसमैन, वो मारवाड़ी समाज, वो गुजराती भाई और वो बिहारी मजदूर जो दशकों से, पीढ़ियों से इस माटी को सींच रहे हैं, उन्हें बीजेपी ने अपना सुरक्षा कवच बनाया। कोलकाता की इन 17 सीटों पर बड़ी संख्या में मारवाड़ी, गुजराती और हिंदी भाषी मतदाता हैं। शाह ने इन्हें बाहरी के टैग से बाहर निकालकर बंगाल के विकास का सारथी बनाया। इसके अलावा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डोर टू डोर कनेक्ट करके ये भरोसा जगाया है
कि वो पूरी तरह सुरक्षित हैं, उन्हें निडर होकर वोट करना चाहिए। पहले चरण की भारी वोटिंग को शाह इसी रणनीति की सफलता मान रही हैं। एक तरफ दीदी का जादू है तो दूसरी तरफ शाह का समीकरण है। कोलकाता की इन 17 सीटों पर होने वाला खेला 2026 के बंगाल का भविष्य लिखेगा। ऐसे में सवाल है कि क्या परिवर्तन की ये लहर काली घाट की दहलीज लांघ पाएगी? अब मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना चाहती हूँ, कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ, जिसका पहला पॉइंट है अर्बन नैरेटिव का बदलाव। दरअसल क्या है कि कोलकाता का वोटर और ग्रामीण वोटर है वो एकदम अलग सोचता है। यहां पर आरजी कर का मुद्दा, महिला सुरक्षा का मुद्दा ज्यादा हावी है। अर्बन इलाके में ये तमाम मुद्दे बेहद ज्यादा सेंसिटिव हैं। तो अगर बीजेपी ने इन मुद्दों को जिस तरीके से रखा है और अगर बीजेपी कोलकाता की 17 सीटों में से 5 या 6 सीटें भी काबिज कर लेती है, जीत हासिल कर लेती है, तो इसका सीधा जो नैरेटिव जाएगा वो ये होगा कि ममता दीदी के हाथ से फिसल गया अर्बन मिडिल क्लास और बौद्धिक वर्ग, यानी कि उनका जो नियंत्रण था जबरदस्त, वो नियंत्रण कमजोर हो गया। फिर दूसरा बड़ा फैक्टर है एम फैक्टर और ध्रुवीकरण का फैक्टर। कोलकाता की 17 सीटों में कई ऐसी सीटें हैं, जैसे मोतिया बुर्ज की बात हो, कोलकाता पोर्ट हो, एंटाली हो, ये तमाम सीटों पे मुस्लिम आबादी निर्णायक है, यानी वो तय करती है इन सीटों पर हार और जीत। बीजेपी कोशिश कर रही है, वो जीत की नहीं कोशिश कर रही, वो कोशिश कर रही है या ध्रुवीकरण हो जाए। यहां ध्रुवीकरण होने से उसका रिपल इफेक्ट होगा कुछ ऐसी सीटों पे जहां पे मिश्रित आबादी है, जैसे भवानीपुर हुआ, रासबिहारी हुआ। ये वो सीटें हैं जहां पे मिश्रित आबादी है। वहां पे अगर हिंदू एकजुट हो जाता है तो बीजेपी के लिए कोलकाता की 17 सीटों में सेंधमारी लगाना आसान हो जाएगा। और उसके साथ साथ अगर मुस्लिम वोट बट जाता है तो ममता दीदी के लिए अपनी पकड़ वाली सीटों पर क्लीन स्वीप करना तो बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो दरअसल बीजेपी की स्ट्रैटेजी हर एक सीट पे अलग है, कोलकाता की खास करके, और पूरे बंगाल की भी स्ट्रैटेजी अलग है इलाकों की तरह। तो एक एक सीट की एक एक समीकरण के लिहाज से और भवानीपुर में ममता दीदी को चौतरफा घेर कर हिंदू वोटर को एकजुट करना, ये बीजेपी की इन 17 सीटों की स्ट्रैटेजी है। कुल मिलाकर बात यह है कि जो बाहर से आया वोटर है उनको भी पकड़ लिया है, अर्बन मिडिल क्लास को भी पकड़ा है, और ममता दीदी का मानना है कि कम से कम इस इलाके में तो बाहरी को एंट्री नहीं दी जाएगी। और शायद इसीलिए बीजेपी ने झालमुड़ी भी खा ली, मछली भात भी खा लिया और हर संभव प्रयास करके ये तक अनाउंस कर दिया कि मुख्यमंत्री बांग्ला बोलने वाला बंगाल का ही होगा। तो अब देखना होगा कि लोगों के दिल में किसकी बातें घर कर जाती हैं। कोलकाता की सियासत में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में है एम फैक्टर, यानी मुस्लिम वोट बैंक। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की 17 विधानसभा सीटों पर ये एक अहम मुद्दा है। 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने इन सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2026 का चुनाव नए समीकरणों और नई चुनौतियों के साथ सामने है। शहर की चुनावी तस्वीर यह दिखाती है कि मुस्लिम मतदाता हर सीट पर एक जैसे नहीं हैं। मेटिया ब्रूज, कोलकाता पोर्ट, बालीगंज और एंटाली जैसी सीटों पर इनका प्रभाव सीधे तौर पर जीत हार तय करने की स्थिति में रहता है, जबकि भवानीपुर, चौरंगी, बेलिया घाटा, जोरासांको और काशीपुर बेलगछिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं टॉलीगंज, जादवपुर, कस्बा, मनिकतला, रसबिहारी, बेहाला पूर्व और बेहाला पश्चिम जैसी सीटों पर इनका असर सीमित माना जाता है। कोलकाता की 17 विधानसभा सीटों में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत अलग अलग है और इसी आधार पर विभिन्न सीटों पर उनका चुनावी प्रभाव भी कुछ अलग दिखाई देता है। मेटिया ब्रूज विधानसभा की बात करें तो यहाँ एम फैक्टर पूरी तरह हावी है। करीब 60% मुस्लिम आबादी है। कोलकाता पोर्ट पर करीब 51% मुस्लिम हैं। बालीगंज विधानसभा में करीब 50% मुस्लिम हैं। एंटाली विधानसभा में करीब 40% और चौरंगी विधानसभा में भी करीब 40% मुसलमान हैं, जबकि बेलिया घाटा विधानसभा में करीब 25% मुस्लिम मतदाता हैं। वहीं जोरासांको और काशीपुर बेलगछिया विधानसभा में मुस्लिम मतदाताओं का प्रतिशत करीब 20 है।
इन सीटों पर मुस्लिम मतदाता स्विंग फैक्टर की भूमिका निभाते हैं, यानी उनका झुकाव किसी भी पक्ष में जाकर मुकाबले का रुख बदल सकता है। वहीं टॉलीगंज, जादवपुर, कस्बा, बेहाला पूर्व, बेहाला पश्चिम और मनिकतला जैसी सीटों पर मुस्लिम आबादी 10% से भी कम है। यहाँ मुसलमानों का प्रभाव काफी सीमित रहता है। कोलकाता की राजनीति में एक महत्वपूर्ण पहलू हिंदी भाषी मुस्लिम मतदाताओं की मौजूदगी भी है। शहर के कई इलाकों में उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से आकर बसे मुस्लिम परिवारों की अच्छी खासी संख्या है, जिनकी सामाजिक और राजनीतिक प्राथमिकताएं स्थानीय बंगाली मुस्लिम मतदाताओं से कुछ हद तक अलग मानी जाती हैं। 2021 के नतीजों के बाद 2026 में बदलते समीकरणों के बीच इन सीटों पर मुकाबला हर दिन अपनी तस्वीर बदल रहा है। चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि पहले चरण की वोटिंग के आधार पर अगर कोलकाता की 11 सीटों की गणना करें तो इस बार कोलकाता की 11 सीटों पर परिवर्तन की लहर आ सकती है और इससे बीजेपी कोलकाता में कमल खिला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।